हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था। ओके, और हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज एंड आरएनए प्राइमेज ये एंजाइम अपन ने कवर कर लिए थे और अपन ने डिस्कस किया था आरएनए प्राइमेज इज द इनिशिएटिव एंजाइम ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, अब नेक्स्ट जो एंजाइम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज, उसको डिस्कस करेंगे और रेप्लिकेशन कंटिन्यू करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज, और याद करो थोड़ा, मैंने आपको जब बायोमोलिक्यूल में अपन टॉपिक स्टडी कर रहे थे तब भी इसको डिस्कस किया था। इट इज द की एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन। जो मेन एंजाइम है वो यही है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज, एंड इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इंपॉर्टेंट है बेटा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। व्हाई इट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? देखो, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनाना है, तो ये डीएनए को यूज करेगा और डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। सो वी कैन से दैट इट यूज डीएनए टेम्पलेट। Okay, DNA template to catalyze the polymerization. Polymerization of deoxyribonucleotides, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां देखो, इसको क्लियर करेंगे, इसकी डेफिनेशन। डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है? डीएनए का फॉर्मेशन करना। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, सो डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और आपको पता है बेटा, जो डायरेक्शन है वो क्या है? जो डीएनए बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। वी कैन से दैट इट यूज डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और जो पॉलीमराइजेशन होगा, इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। यही लिख रहा हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीमराइजेशन करेगा, तो ये आपका क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी बातें करने वाले हैं अपन यहाँ पर, सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट भी कवर करेंगे और इधर उधर के स्टेटमेंट भी कवर करेंगे। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस एंजाइम इज हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट, इसकी जो प्रोसेसिविटी है वो फास्ट होती है बेटा। एफिशिएंट एंजाइम है भाई, यही क्लियर कर देते हैं। Polymerize the high rate, we can say that they have to catalyze polymerization of large number of nucleotide in very short time. थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, polymerize large number of nucleotides in very short time. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे ई कोलाई की बात करें बेटा, ई कोलाई के डीएनए में काफी बार बता चुका हूं मैं, कितने बेस पेयर हैं टोटल? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। और जो ई कोलाई का डीएनए है उसका जो रेप्लिकेशन टाइम है, उसको रेप्लिकेट होने में जो टाइम लगता है वो लगता है बेटा 18 मिनट्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है बेटा? यहां पर 18 मिनट्स। तो जो एवरेज रेट है, ये लिख रहा हूं मैं, एवरेज रेट, इस एंजाइम की जो एवरेज रेट है पॉलीमराइजेशन की, वो है आपकी
2000 इंपॉर्टेंट है, डेटा आपको एज इट इज याद रखना है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ओके, तो सोच सकते हो आप कि कितनी फास्ट रेट से क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है। एक सेकंड में 2000 बेस पेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, DNA polymerase also catalyze the reaction with high degree of accuracy. Catalyze the reaction with high degree of accuracy. इसको जो accuracy है वो भी बेटा काफी फास्ट होती है। और आपको पता है अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, any mistake during replication, जानते हो आप, लीड्स म्यूटेशन। इसलिए इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत हाई होती है। तो थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे पॉइंट आपके डीएनए पॉलीमरेज से रिलेटेड है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं मैं। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। इंपॉर्टेंट बात है बेटा। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। देखो, एक तो अपन ने बात की थी हेलिकेज, हेलिकेज अनवाइंडिंग करता है तो वहां पर एटीपी कंज्यूम हो रही है। इसके अलावा प्रोसेसिविटी के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। तो यहां देखो बहुत की पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जो आपके डीएनए पॉलीमरेज के सबस्ट्रेट है। पहले उसकी बात करूं, उसके बाद एनर्जी पे आते हैं। सबस्ट्रेट्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, याद करो बताया था अपन ने, कौन है सबस्ट्रेट, DNTPs। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ DNTPs, DATP, DGTP, DCTP and DTTP. These are the substrates of DNA polymerase. So यहां देखो जो सबस्ट्रेट है, या मैं बात कर रहा हूं किसकी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इनका ड्यूअल पर्पज है। यहां पर क्या हो गया, देखो फर्स्ट, पहले तो क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है सबस्ट्रेट्स, सबस्ट्रेट्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड एनर्जी। इंपॉर्टेंट आ गया ना, ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। व्हाई? बिकॉज दे कंसिस्ट 3 phosphate and out of 3 phosphate 2 terminal phosphates are energy rich. हाई एनर्जी रिच 3 फॉस्फेट्स हैं, लेकिन जो 2 टर्मिनल जो फॉस्फेट है वो एनर्जी रिच होते हैं। और बिल्कुल बेटा मैंने आपको बताया था, याद करो, जब पॉलीमराइजेशन होता है तो ये सबस्ट्रेट ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं, याद आया, आईपीपी की फॉर्म में, और वो फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करवा देंगे, आईपीपी, जिससे प्रोसेसिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये एनर्जी साथ में लेके आए। तो सबस्ट्रेट, these are substrate and also provide energy that increase the processivity of replication reaction और replication process। बिल्कुल क्लियर है। ये सारे पॉइंट देखो मैं एनसीईआरटी के कवर कर रहा हूँ और बिल्कुल एक्सप्लेन करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है, इसलिए थोड़ा सा इनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट्स हैं बिल्कुल उनके ऊपर आपको 100% फोकस करना है। अब अगला जो पॉइंट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझना। DNA polymerase cannot initiate replication process. DNA polymerase cannot initiate replication process. Initiation कौन करवाएगा? RNA polymerase. It is only catalyze the elongation.
कैटालाइज इलोंगेशन। इसको इनिशिएशन करना नहीं आता है। और इसको थोड़ा सा देखो, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट तो हो गया, डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो इनिशिएशन आरएनए प्राइमेज कराएगा, लेकिन ये इनिशिएशन क्यों नहीं करवा रहा है उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारे स्टेटमेंट्स पहले तो आपको कवर करने, बेटा मैं फिर कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूरे कवर करने। और इसके लिए आपको थोड़ा सा डीएनए पॉलीमरेज की मैं स्ट्रक्चर, एक रफ स्ट्रक्चर पे लेके जाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट कवर करो। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज का एक मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज इस तरह से होता है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बेटा इसकी, डीएनए पॉलीमरेज की। दैट इज जस्ट लाइक द पार्शली क्लोज राइट हैंड। ये देखो, ये कंप्लीटली क्लोज्ड है, पार्शली क्लोज्ड राइट हैंड, देखो बिल्कुल इस तरह से है, दिख रहा है आपको। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, आपको नहीं याद रखनी, काम का नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक बार लेके जा रहा हूं। इसको अपन बोलते हैं बेटा फिंगर डोमेन, ये है थंब डोमेन, और ये यहां से लेके यहां तक वाला जो पोर्शन इसको बोलते हैं अपन पाम डोमेन। और ये जो रीजन मैंने दिखाया है दैट इज एक्टिव साइट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एक्टिव साइट। और इसके पास जो एक्टिव साइट है बेटा, एक ही एक्टिव साइट है, एंड दैट इज ओनली फॉर इलोंगेशन। इसके पास केवल इलोंगेशन एक्टिव साइट होती है, इनिशिएशन एक्टिव साइट नहीं होती। तो ये लिख रहा हूं, इलोंगेशन एक्टिव साइट। तो केवल ये इलोंगेशन कर सकता है, इनिशिएशन नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये डायग्राम मैंने वैसे बताया कि ये देखो, जो फिंगर डोमेन है उसकी हेल्प से तो टेम्पलेट स्टैंड को कवर कर लेगा, और यहां पॉलीमराइजेशन होगा। तो थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक डायग्राम और बनाता हूं ताकि आपका रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो यही कंप्लीट हो जाए बेटा। मेनली पॉलीमराइजेशन कैसे होता है पूरा दिमाग लगा देना, कहानी यही अपन कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले तो समझें, देखो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड थी, 3 प्राइम 5 प्राइम, दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। डायरेक्शन क्या है टेम्पलेट स्ट्रैंड की, 3 to 5। और आपको पता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, जो अपन पहले जो कॉन्सेप्ट वो बता चुके हैं। क्लियर? अब देखो, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इनिशिएशन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इलोंगेशन साइट है, वो कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड नहीं होगा। आपको पता उससे पहले कौन आके बाइंड हुआ था? आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज ने क्या किया बेटो, यहाँ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बिल्कुल दिमाग ऑन रखना। आरएनए प्राइमेज ने इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये देखो ये छोटा सा आरएनए प्राइमर बना दिया था, 5 प्राइम 3 प्राइम। और आपको पता है 3 प्राइम पे क्या है बेटा? OH ग्रुप है, याद करो 3 प्राइम पे क्या है? OH ग्रुप, 5 प्राइम पे फॉस्फेट। तो ये क्या है? प्राइमर है। जो आरएनए प्राइमेज उसके पास इनिशिएशन इलोंगेशन दोनों साइट होती है, इसलिए वो इनिशिएशन भी करेगा और इलोंगेट भी कर गया। तो ये प्राइमर जो है 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड का है, छोटा सा आरएनए प्राइमर है, उसके बाद में वो रिलीज हो जाता है। लेकिन आपको डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड होगा, किस तरह से? ये देखो, ये डीएनए पॉलीमरेज आएगा। तो जो फिंगर डोमेन है उसकी हेल्प से तो ये टेम्पलेट को कवर कर लेगा। और यहाँ देखो बेटा, ये एक्टिव साइट हो गई, ये आपका हो गया ये डीएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल इजी है, फिंगर डोमेन से टेम्पलेट स्ट्रैंड को कवर कर लेगा। और जो एक्टिव साइट उसमें देखो, ये जो प्राइमर था ना, उसका जो 3 प्राइम एंड है उसके पास OH ग्रुप है, वो उसकी, ये कौन सा OH ग्रुप है बेटा? ये
3 प्राइम वाला है, याद रखना। पहले याद करो, मैंने बताया था 3 प्राइम OH ग्रुप ही क्या करेगा, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये OH ग्रुप बिल्कुल इसकी एक्टिव साइट में आके इनकॉर्पोरेट हो गया। एक्टिव साइट में कौन है, 3 प्राइम OH ग्रुप, क्योंकि इसके पास केवल इलोंगेशन साइट है, इनिशिएशन साइट नहीं है। इलोंगेट कर देगा, ये इनिशिएट करना नहीं आता। अब कैसे इलोंगेट करेगा सुनो। अब आपको पता है जैसे ये इसके साथ बाइंड होगा, अब इसको पॉलीमराइजेशन करना है। पॉलीमराइजेशन किसका करेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। अब बताओ बेटा इसके सबस्ट्रेट कौन है डीएनए पॉलीमरेज के, बताओ, बताए थे ना, डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी एंड डी टीटीपी। अब इसकी एक्टिव साइट में चारों सबस्ट्रेट के आने की टेंडेंसी सेम है, चारों में सबके आने की टेंडेंसी 25% है। अब इनमें कौन सा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वेरी सिंपल, डिफाइंड बाय द टेम्पलेट। देखो ऊपर टेम्पलेट में अगर G है, टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री, अपने बोला था ना कॉम्प्लीमेंट्री का टेम्पलेट, तो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री ही न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, पॉलीमराइज करवाएगा। तो यहां पर G है, तो ऑब्वियसली एक्टिव साइट में कौन आके बाइंड होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है बेटा, ये देखो C, DCTP। तो इसकी एक्टिव साइट में देखो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। यहां पर OH ग्रुप तो होगा ही, मैं बता रहा हूं OH ग्रुप प्रेजेंट है ही। तो यहां देखो G जो है इन चारों में किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कौन आएगा यहां पर बेटा, कौन आएगा, DCTP। ये C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। DCTP आ गया एक्टिव साइट में, बहुत ध्यान से समझना। जो DCTP है वो एक्टिव साइट में आके इनकॉर्पोरेट हो गया। तो पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई है। तो G के कॉम्प्लीमेंट्री ये आ गया आपका DCTP आ जाएगा। अब जैसे ही इसके एक्टिव साइट में आएगा तो आपको पता है, मैंने याद करो बताया था बॉय मॉलिक्यूल में, यहां पर जो OH ग्रुप है, प्राइमर का जो OH ग्रुप है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगी और यहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आया ट्राइफॉस्फेट में और एडिशन किसमें हुआ है, मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में। और जो IPP रिलीज हुआ है वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ताकि उसकी रेट क्या हो, हाई हो। तो G के कॉम्प्लीमेंट्री C आएगा। अब देखो ये आगे मूव करेगा, यहां T होगा तो यहां पर A आ जाएगा। इस तरह से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है उनका क्या हो जाएगा, फर्दर इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो मेरे को आप बताओ कि जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनी है, ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो किसने डिफाइन किया है, किसने डिटरमाइन किया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो वी कैन से दैट template strand define the sequence of deoxyribonucleotides in new DNA strand। डीएनए पॉलीमरेज तो क्या करेगा, केवल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाएगा, उसको सीक्वेंस से कोई लेने जाना नहीं है। सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो आएगा उसको बाइंड करता जाएगा वो, तो बस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, द बेस सीक्वेंस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज डिफाइंड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, सॉरी द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होती जाएगी और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का, तो पहले कौन सा बॉन्ड बना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही था एप्लीकेशन और कुछ नहीं इसमें। बात क्लियर हो गई? तो देख लो डायरेक्शन क्या है फॉर्मेशन की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए का फॉर्मेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो एरर होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि यहां पर बेस पेयरिंग से ये कंफर्म हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री ही आएगा। फिर भी जल्दीबाजी में 10,000 में से एक गलती हो ही जाती है, एक एरर आई जाती है, लेकिन उसके लिए फिर डीएनए पॉलीमरेज के पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से वो प्रूफ रीडिंग करता है, जिसकी अपन बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये मैंने डीएनए पॉलीमरेज के बेटा सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। डीएनए पॉलीमरेज द मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यूज DNA template to catalyze the deoxyribonucleotides in 5 prime to 3 prime direction complementary to the template strand। ये बात याद रखो बार बार बस। ओके, तो ये हो गया आपका डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज के कुछ बेटा टाइप्स हैं, तो थोड़ा सा अपन उन टाइप्स पे चलते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो प्रोकैरियोट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट ही। इन प्रोकैरियोट
3 मेन टाइप्स। तो यहां पर होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो एक मैं टेबल बना देता हूं बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। यहां देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर अपन कुछ कैरेक्टर लेंगे। यहां है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, तो यहां देखो बहुत सिंपल है, और मैं जैसे बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आपको यहां फोकस करना। तो सबसे पहले एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, यहां पर देखो फर्स्ट 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज। एक्टिविटी 5 समझ गया ना बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी किसके पास है। तो बेटा दिमाग नहीं लगाना, कोई भी डीएनए पॉलीमरेज हो वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करवाएगा। तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है वो बेटा तीनों के पास होती है। क्लियर। अगला 3 प्राइम टू 5 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। तो बेटा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में कभी भी पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकता, तो सिंपल है किसी के पास भी ये एक्टिविटी नहीं होती। अगला 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी क्या होती है उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी समझ लो ये तीनों के पास ये एक्टिविटी प्रेजेंट है। एंड व्हाट इज द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी? ये बेटा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। कैसे समझो, अब मुझे ये बताओ, डीएनए पॉलीमरेज ने 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या किया, पॉलीमराइजेशन किया। क्लियर, पॉलीमराइजेशन करके चला जाएगा। लेकिन आपको पता है एरर, मिस्टेक हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि यहां पर था आपका ए और यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना था बेटा, टी आना था, लेकिन ये गलती से यहां पर ऐड कर गया जी। और आपको पता है ए और जी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो यहां पर जी थोड़ा सा बल्क में आ जाएगा, नीचे की तरफ सेट होगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या आ गया बेटा, एरर आ गया, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। लेकिन ये मिस्टेक आपने अगर अभी प्रूफ रीड नहीं की तो आगे म्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज बहुत स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करेंगे। एप्लीकेशन होने के बाद ये इसको, इस स्टैंड को ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेंगे, वापस इस डायरेक्शन में आएंगे ये। ओके, तो 3 टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जब ये आएंगे वापस मूव करेंगे, तो जैसे ही ये इसको रीड करेंगे तो यहां पर ए और जी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो यहां एक बल्क बन गया। तो इनको पता लग जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बल्क बन गया, वहीं जो प्रोटीन है वो बाइंड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और फिर क्या करेगी, ये जो जी है इसके दोनों तरफ से फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है उनको ब्रेक कर देगी। तो देखो एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होगी ना, इस न्यूक्लियोटाइड के दोनों तरफ से क्या किया है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया है। तो ये यहां से क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी बेटा तीनों के पास होती है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इसको रिलीज कर देंगे, फिर वापस इधर से कोई आएगा, डीएनए पॉलीमरेज वापस से क्या करेगा, करेक्ट बेस पेयरिंग करवा देगा। क्लियर। अब अगला सुनो, फोर्थ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना, ये एक्टिविटी दुनिया में केवल और केवल होती है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास।
उसके अलावा किसी के पास नहीं होती है। और इतना याद रखना, ये जो एक्टिविटी है ये केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं पर प्रोकैरियोट की। सबसे पहला पॉइंट, ये केवल प्रोकैरियोट में होती है एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और कौन से एंजाइम के पास होती है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास, इसके अलावा किसी के पास नहीं होती। अब इसका मतलब समझ गया आप, जिस डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पॉलीमराइजेशन करवा रहा है उसी डायरेक्शन में आउटपुट रीडिंग एक्टिविटी कर लेगा। तुरंत पता लग जाएगा कि गलत बेस पेयरिंग हुई तो तुरंत उसको साथ साथ रिलीज करके चला जाएगा। क्लियर? तो थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी गए हैं अपन, तो थोड़ा याद रखना एक्सोनोफिल एक्टिविटी किसका कैरेक्टर है। अब देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा याद रखना। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो बेटा मेजर रिपेयर एंजाइम है। रिपेयरिंग में मेन रोल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का होता है, उसके बाद दोनों न्यूक्लियस एक्टिविटी है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है बेटा, बस इतना याद रखना, मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम, क्योंकि इसकी जो स्पीड है सबसे फास्ट होती है। जो 2000 बेस पेयर पर सेकंड अपन बात कर रहे हैं वो इसकी होती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की, इसकी स्पीड हाई है, इसलिए मेनली रेप्लिकेशन के लिए कौन इन्वॉल्व होगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। रिपेयर के लिए डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो भी है। छोटे मोटे काम बोल सकते हैं अपन, लीजन हो गया, कोई ब्रेक हो गया तो सेकंड भी यूज आ सकता है, फर्स्ट भी आ सकता है, लेकिन जो मेन रिपेयर है वो कौन है? फर्स्ट। और जो मेन जो रेप्लिकेटिव एंजाइम है वो को है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे फास्ट है। अब वो टाइप आए हैं तो उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया कि किसकी रिक्वायरमेंट कब है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेबल को आप याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए तो कर लोगे आप। तो ये आपके डीएनए पॉलीमरेज के टाइप हो गए। यूकैरियोट में भी अलग अलग टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, लेकिन मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप के हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, नीटा, थीटा, रव, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि आपके मेनली प्रोकैरियोट ई कोलाई पे फोकस किया गया है, और ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बता दिए। अगर गलती से आउट ऑफ एनसीईआरटी जाए तो यहां तक अप्रोच में जा सकता है, इसलिए थोड़ा इस पे ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन ने डीएनए पॉलीमरेज की बात कंप्लीट कर ली है बेटा। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज के बाद एक दो एंजाइम और बचे हैं आपका, डीएनए लाइगेज की बात कर लें। देखो डीएनए पॉलीमरेज के मैंने सारे स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में थे वो कवर किए, इसकी फंक्शनिंग बता दी, और फंक्शनिंग में देखो आपको पता भी लग गया कि किस तरह से पॉलीमराइजेशन होता है, डायग्राम से क्लियर कर दिया। अब इसके बाद है डीएनए लाइगेज, बस इसको थोड़ा 2 पॉइंट है इसके। डीएनए लाइगेज, नाम ही डीएनए लाइगेज, तो क्या करेगा ये? डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है, ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स। बायोटेक में भी काम में लेते हैं इसको, या अपन बोल सकते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनको क्या करेगा? लाइगेट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। जो डिसकंटिन्यूअस डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसको कौन कनेक्ट करेगा बेटा? डीएनए लाइगेज। ओके, उसके बाद में थी एसएसबी प्रोटीन, बिल्कुल इजी है। एसएसबी का मतलब यहां पर है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसमें देखो इतना बता देते हैं, जैसे आपने हेलिकेज को यूज किया, हेलिकेज क्या करेगा बेटा? दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेपरेट कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो वापस तो रिवाइंड हो सकती है वो। तो ये जो एसएसबी है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर आके बाइंड हो जाती है, और ये क्या करेगी? प्रिवेंट द रिवाइंडिंग, रिवाइंड होने से भी प्रिवेंट करेगी और उसको प्रोटेक्ट भी कर लेगी ताकि कोई इसको डैमेज ना कर दे। तो क्या करेगी? प्रिवेंट रिवाइंडिंग ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड्स एंड आल्सो प्रोटेक्ट द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, कर लोगे कवर इसको। तो ये मैंने एंजाइम और जो प्रोटीन्स थी उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब देखो मैकेनिज्म पे आएंगे अपन। मैकेनिज्म बहुत इजी हो गया, क्या करना है? इनिशिएशन, इलोंगेशन और आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट। तो अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि आपने जो एनसीईआरटी का कंटेंट था वो तो कवर कर ही लिया ना बेटा, सारे पॉइंट आगे। अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स 2-3 बचे हैं वो मैकेनिज्म में आ जाएंगे।
मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहां पर अपन कुछ स्टेप्स की बात करेंगे। देखो बेटा, अपन ने बात की थी इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले अपन बात करेंगे इनिशिएशन। अब सिंपल हो गया बेटा, सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, वो बात कर चुके हैं अपन। हेलिकेज बाइंड विद ओरिसाइट एंड अनवाइंड द डीएनए हेलिक्स एंड फॉर्म द रेप्लिकेशन फोर्क। अब रेप्लिकेशन फोर्क में क्या होगा, इनिशिएशन होता है। कहां होगा इनिशिएशन, विद इन रेप्लिकेशन फोर्क। और इनिशिएशन कौन करवाएगा, बता तो दिया था बेटा, बाई आरएनए प्राइमेज। और मैंने सारी बात की थी, आरएनए प्राइमेज जो है वो क्या कर रहे हैं, इनिशिएशन करवा रहे हैं। क्या करेगा आरएनए प्राइमेज, बाइंड द प्राइमर्स। क्लियर, प्राइमर जैसे ऐड होंगे, देखो डायग्राम में क्लियर कर देते हैं, ये इनिशिएशन हो गया। 5 प्राइम 3 प्राइम, तो यहां पर ये एक आरएनए प्राइमर है और यहां होंगे मैनी आरएनए प्राइमर्स। तो ये इनिशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा आपका इलोंगेशन। अब आप बताओ इलोंगेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, इलोंगेशन बाई डीएनए पॉलीमरेज, जिसको अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो इसके की पॉइंट्स हैं वो सारे अपन बात कर लेते हैं, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या करेगा, और मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। It catalyze polymerization only in one direction। और वो डायरेक्शन कौन सी है आपको पता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखो अब एक ये कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पॉलीमराइजेशन होगा, दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस। This creates some additional complications in replication fork। देखो ये आपके सामने बेटा रेप्लिकेशन फोर्क दिख रही है, रेप्लिकेशन यहां इधर रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेप्लिकेशन फोर्क में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी, वो कॉम्प्लिकेशन क्या है यही लिख रहा हूं मैं। वन स्ट्रैंड, देखो यहां पर एक स्ट्रैंड तो ये है जिसकी डायरेक्शन क्या है, इधर से देख अपन रीड करेंगे तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वन स्ट्रैंड दैट हैव 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो ये टेम्पलेट क्या है बेटा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन में लिख रहा हूं वन स्ट्रैंड, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की स्टेटमेंट क्लियर करना जरूरी है। ओके, ऑन वन स्ट्रैंड, और कौन से स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं बेटा, ये लो ऑन वन स्ट्रैंड, ये लो टेम्पलेट, और इसकी पोलरिटी क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये रहा, इसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, ध्यान देना। ऑन वन स्ट्रैंड टेम्पलेट पोलरिटी विद पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये वाली जो स्ट्रैंड है इसके ऊपर जो डीएनए का फॉर्मेशन होगा वो होगा कंटिन्यूअस। ओके, वन स्ट्रैंड पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस। अभी क्लियर करूंगा डायग्राम से, द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस। कैसे होगा समझ लो बेटा, यहां बिल्कुल कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा, और ये किधर हो रहा है, टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। और इसी स्ट्रैंड को अपन क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड लीडिंग
स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या हो रहा है बेटा, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है। एंड अब बिल्कुल क्लियर है, देखो इसके डायग्राम मैंने मिटाया नहीं है इसीलिए। व्हाइल ऑन अदर स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी क्या है 5:3, ये रहा। अदर स्ट्रैंड पोलैरिटी 5'to 3', इसकी बात कर रहे हैं। देखो रीडिंग डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, आप रीड कर रहे हो ना 4 के अकॉर्डिंग, तो 5:3 इसकी डायरेक्शन इसलिए बोली है, इसमें कंफ्यूज मत होना। व्हाइल ऑन अदर स्ट्रैंड पोलैरिटी 5'to 3 डायरेक्शन, रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस, और इसको अपन बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहां दो स्ट्रैंड बन रही है बेटा, दैट इज द कंटिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड एंड दैट इज डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड। इसलिए अब आपको जो इलोंगेशन है वो दोनों की अलग अलग बात करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी से ज्यादा मेंशन नहीं करती है, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो इलोंगेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड एंड इलोंगेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। देखो एक पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन दैट इज टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, एंड डिसकंटिन्यूअस जहां हो रहा है वो डायरेक्शन तो क्या होगी बेटा फॉर्मेशन की 5:3 होगी ना, तो इधर होगी। तो ये क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने स्टेटमेंट एनसीईआरटी के मेंशन किए, अब थोड़ा सा इनको अलग अलग अपन स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड की और लैगिंग स्ट्रैंड की बात करूंगा। वापस स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएंगे और थोड़ा सा डिटेल हो जाएगी। ओके, पहले बात कर रहा हूं मैं लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन। ये लो बेटा, ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें ये 3' है, ये 5' है। तो यहां पर सबसे पहले कौन आया था बेटा, यहां पर केवल एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा, उसको एक्सटेंड करवा देगा। देखो इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड। तो मैं बोल सकता हूं लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन में इट रिक्वायर ओनली 1 प्राइमर। क्लियर? ओके, यहां मेंशन कर रहा हूं कंटिन्यूअस डीएनए फॉर्मेशन। बेटा क्वेश्चन आते हैं ऐसे, यहां डीएनए का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस हो रहा है, और किधर हो रहा है देखो डायरेक्शन टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। कंटिन्यूअस है एंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। क्लियर? अब अपन बात करेंगे किसकी, लैगिंग स्ट्रैंड की। देखो यहां पर लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन, वही बात बेटा, यहां पर प्राइमर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ये देखो ये प्राइमर्स हैं, और फिर यहां देखो डायरेक्शन, ऑब्वियसली ये 5' है तो डीएनए इधर इस डायरेक्शन बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं ना यहां पर रिक्वायर मैनी प्राइमर्स, डिसकंटिन्यूअस डीएनए फॉर्मेशन। और किधर हो रहा है डीएनए का फॉर्मेशन, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क। ये तो हो गया सिंपल पॉइंट, इससे ज्यादा बात नहीं करेगा, इसके अकॉर्डिंग बात करेगा। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कंटिन्यूअस डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहां डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। फिर बीच में आपको पता आ रहा है प्राइमर्स प्रेजेंट है, उनको रिमूव भी करना पड़ेगा। इसलिए ये जो लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन है उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं बेटा, थोड़ा समझना। इसको मैं थोड़ा सा वहां हटा के मेंशन कर रहा हूं। ये जो टेम्पलेट है ना, इसको ले जाए वहां पर, देखो ये रहा 3',
5 प्राइम। ओके, तो ये आपका टेम्पलेट होगी। अब इस टेम्पलेट पे देखो, मैं सीक्वेंस से शुरू से बात करूंगा, है ना। ये टेम्पलेट, इसके ऊपर डीएनए कैसे बनेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री। तो बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा बेटा, आरएनए प्राइमेज। ये लो, ये सीक्वेंस भी हो जाएगा जो पूछ लेते हैं, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर्स। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल है, 5 प्राइम 3 प्राइम। तो यहां पर मैनी प्राइमर्स को आरएनए प्राइमेज क्या करेगा, ऐड कर देगा। जैसे ये हो गया, काफी सारे लगे ना, अपन 2-3 मेंशन कर देते हैं। तो रेड कलर से जो मैंने मेंशन किया है, दीज आर द आरएनए प्राइमर्स। ओके, आरएनए प्राइमर। आपको पता है डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। तो ये आरएनए प्राइमर ऐड हो गए। अब देखो, अब कौन आएगा, आप बताओ। डीएनए पॉलीमरेज, और जो मेन है वो कौन है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्लियर, बात की थी ना अपने, टाइप भी पूछ लेता, आप बता सकते हो। तो यहां पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, बिकॉज इट इज द मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम। तो क्या करेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, बिल्कुल सिंपल है, 3 प्राइम 5 प्राइम। ये आरएनए प्राइमर प्रेजेंट थे, उनको एक्सटेंड करवाएगा, इलोंगेशन करेगा। देखो यहां पर डीएनए, इस तरह से डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो डिसकंटिन्यूअस डीएनए बना है बेटा, बीच बीच में क्या है, प्राइमर्स है। और देखो यहां ये अटैच नहीं करेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज आगे एडिशन नहीं कर सकता। ये देखो यहां पर कुछ निक रह जाएंगे। तो ये क्या बना है ब्लैक कलर से, ये डीएनए बना है। किसने बनाया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने। और ये जो डिसकंटिन्यूअस डीएनए फ्रेगमेंट्स है बेटा, इन्हीं को अपन बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट ओकाजाकी, इसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, उसने अपने नाम से बोल दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो प्रोकैरियोट हैं और यूकैरियोट, थोड़ा डिफरेंस है। प्रोकैरियोट में इनकी लेंथ होती है बेटा 1500 से 2000 न्यूक्लियोटाइड की, और यूकैरियोट में इनकी लेंथ होती है 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, these are the ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्लियर। अब देखो, आप बताओ, रेप्लिकेशन थोड़ा ना कंप्लीट हो गया बेटा, बीच बीच में आरएनए है ना, आरएनए मॉलिक्यूल है, प्राइमर से उनको रिलीज करना जरूरी है। अब यहां देखो कौन आएगा, यहां आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में देखो आगे बात करेंगे अपन। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्यों आ रहा है बेटा, रिमूव प्राइमर्स, क्योंकि आरएनए प्राइमर को आपको रिमूव करना पड़ेगा, डीएनए को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा आपको एंड में। तो ये आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर देगा। तो ये सीन आ जाएगा बेटा आपके सामने, ये देखो डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, 3 प्राइम 5 प्राइम। तो डीएनए है लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है बेटा, और आपको पता है बीच में गैप आ गया। और गैप कितना है आप समझ सकते हो, जो आरएनए प्राइमर थे वो 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड के थे, तो ये गैप रह गया। तो इस गैप को पहले फिल करना पड़ेगा, और गैप को फिल करने के लिए फिर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, वो न्यूक्लियोटाइड को फिल कर जाएगा, उसके बाद में डीएनए लाइगेज आएगा। देखो अब कौन आएगा वापस, फिर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, क्योंकि छोटा मोटा गैप है, 7-8 न्यूक्लियोटाइड उनको फिल करना है, तो थोड़ा ना डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, वो फर्स्ट क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो ये जो गैप है उसको पहले फिल किया जाएगा। अब आप समझ सकते हो बेटा, देखो लेकिन निक जो है वो रह जाएंगे, ये इनको ज्वाइन नहीं करेगा, ये केवल गैप को फिल करेगा। तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या कर रहा है, गैप फिल। लेकिन ये जो निक है, अभी भी डीएनए जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं हुआ है, वो आपस में लाइगेट नहीं हुआ है। उसको लाइगेट करने के लिए फिर कौन आएगा फाइनली, डीएनए लाइगेज, तब जाके आपका डीएनए कंटिन्यू हो जाएगा। तो डीएनए फाइनली ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को किसने ज्वाइन किया, डीएनए लाइगेज ने। तो आपके तो एनसीईआरटी में इतना दे रखा है, दीज डिसकंटिन्यूअस डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय द डीएनए लाइगेज। लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल बता दिया मैंने, गैप आए, डीएनए पॉलीमरेज ने गैप फिल किया, फिर डीएनए लाइगेज उसको ज्वाइन करवा देगा। तो आपको फिर मैं कह रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड बात करनी है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय द डीएनए लाइगेज, बात खत्म। फाइनली डीएनए लाइगेज उनको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजीली मैंने बताया है बेटा आपको।
तो ये आपका हो गया रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। एनसीईआरटी में बिल्कुल इजी स्टेटमेंट्स हैं, केवल एक पेज में रेप्लिकेशन दे रखा है। अपने काफी बात कर ली है एनसीईआरटी में। रेप्लिकेशन में जो भी मैकेनिज्म है, जो भी स्टेटमेंट है, सारे कवर कर लिए हैं अपन ने। आपको भी कवर करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है और उसको रटना नहीं है, समझना है। मैंने हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। रीड तो वही करना है बेटा, काम का तो वही है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां से निकाल लेना, कोई रटना ना पड़े आपको बस। ओके, तो ये आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अपन ने मैकेनिज्म पहले स्टडी किया है, अब अपन चलेंगे मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे। क्लियर? क्योंकि वो पहले दे रखा है, लेकिन मैकेनिज्म स्टडी करने के बाद मोड इजी हो जाता है बेटा, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन अब स्टडी करेंगे मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। करें स्टार्ट। मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट भी है, काफी इसमें अच्छे स्टेटमेंट्स भी हैं, सारे अपन कवर करेंगे। अब आपको पता है बेटा मोड कौन सा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बातें करनी पड़ेंगी। मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, देखो कुछ जो पुराने जो कॉन्सेप्ट थे उनकी बात करेंगे, ताकि डिफरेंस भी क्रिएट हो जाए। ऑप्शन में क्वेश्चन ऑप्शन में आए तो आप उसको जो है बता पाओ। तो सबसे पहले आया था डिस्पर्सिव मोड। यहां केवल डायग्राम से मैं क्लियर करूंगा, कोई माथापड़ी नहीं करनी। डिस्पर्सिव मोड, तो उन्होंने क्या बोला था? रिजेक्टेड है, पहले बता रहा हूं, ये रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेड नहीं है। एक्सेप्टेड तो आपको पता है सेमी कंजर्वेटिव है। उन्होंने क्या बोला कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये आपका पेरेंटल है, तो इससे जो दो डीएनए मॉलिक्यूल बेटा बनते हैं, इतना तो पता था रेप्लिकेशन में दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, डुप्लीकेशन होता है। उन्होंने बोला कि हर एक डीएनए मॉलिक्यूल में जो स्ट्रैंड्स हैं उनमें बीच बीच में क्या होगा? ओल्ड पार्ट होगा, बीच बीच में क्या होगा? न्यू पार्ट होगा। जैसे मैं यही बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो बीच बीच में मैंने बताया न्यू पार्ट कलर से बताया, और बीच बीच में क्या है? ओल्ड पार्ट। तो बेटा आपको पता है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने मैकेनिज्म पहले स्टडी किया है ना, टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होगा, तो एक स्ट्रैंड ओल्ड होगी, एक स्ट्रैंड न्यू होगी। तो समझाने के लिए थोड़ा बता दिया, डिस्पर्सिव मोड है कि आपका डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में डिस्पर्सिव मेथड हो गया ना, बीच में नया और बीच में क्या है? ओल्ड पार्ट है, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड है। उसके बाद में एक मोड और आया, वो था आपका कंजर्वेटिव। केवल ऑप्शन के लिए बता रहा हूं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। कंजर्वेटिव मोड, ये भी रिजेक्टेड है। उन्होंने क्या बोला था? देखो ये डीएनए मॉलिक्यूल आपका पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, इससे जो दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे उसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल तो बेटा 100% क्या होगा? ओल्ड होगा, और जो अनदर डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? 100% न्यू होगा। तो ये तो क्या है? 100% ओल्ड, और ये क्या है? 100% न्यू। इसका मतलब जो ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, ये ओल्ड, ये 100% क्या है? कंजर्व रहता है। जैसे डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, एक पुराना और दूसरा बिल्कुल नया बनेगा, लेकिन आपको पता है ये भी पॉसिबल नहीं है ना, तभी तो आपने पहले बोल दिया रिजेक्टेड है। सो इन conservative mode of replication, after the completion of replication, one DNA molecule is completely old and one DNA molecule is completely new, but is rejected.
ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा, सेमी कंजर्वेटिव की स्टडी करनी है, तो बस ऐसे बता रहा हूं आपको कि क्या इनमें ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो इसमें ये भी तो बोल सकते हैं अपन 100% न्यू 100% ओल्ड, तो दो मॉलिक्यूल जो बने उसमें 50% तो क्या है भाई, दो है ना, तो दो में एक तो नया है और एक पुराना है, 50% ओल्ड 50% न्यू। तो कंफ्यूज मत होना, 50% किस रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं। इन कंजर्वेटिव मोड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन द 50% डीएनए मॉलिक्यूल ओल्ड एंड 50% डीएनए मॉलिक्यूल्स न्यू। 100% कंजर्व है, एक मॉलिक्यूल जो है ओल्ड का ओल्ड ही रहेगा, एक बिल्कुल नया बनेगा, लेकिन ये रिजेक्टेड है। और जो आपका सेमी कंजर्वेटिव है बिल्कुल सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो समझे, और यही तो आपने स्टडी किया अभी रेप्लिकेशन में, यही तो आपने अभी बातें की हैं। ये आपका पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, पेरेंटल डीएनए, ओल्ड डीएनए, जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे उसमें बिल्कुल सिंपल है। इन ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल वन स्ट्रैंड इज ओल्ड एंड वन स्ट्रैंड इज न्यू। क्लियर? वन स्ट्रैंड इज ओल्ड एंड वन स्ट्रैंड इज न्यू। दीज आर द ओल्ड न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। देखो बेटा, एक स्ट्रैंड तो क्या है, ओल्ड है, और एक स्ट्रैंड क्या है, न्यू है। इसका मतलब हर एक डीएनए मॉलिक्यूल में 50% ओल्ड पार्ट है और 50% न्यू पार्ट है इन ईच डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव। इसका मतलब हर डीएनए मॉलिक्यूल में 50% पार्ट क्या है, ओल्ड है। इसको क्या बोलोगे, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब आधा पार्ट जो है वो कंजर्व रहता है। बिल्कुल मैं जीरो से समझा रहा हूं, स्टेटमेंट आएंगे आगे, उसको अपन एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। सो in semi-conjugate mode of replication after the completion of DNA molecule, each DNA molecule consists 50% old part and 50% new part, or we can say that in each DNA molecule one strand is old, one strand is new. That is the semi-conjugative mode of DNA replication. इजी है इसलिए थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूं, बाकी इसको अपन अभी बिल्कुल स्टेटमेंट भी लिखूंगा और एक्सपेरिमेंटली भी क्या करना है, इसको प्रूव करना है। बेटा बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है उसको मैं यहीं देखो डिफाइन कर देता हूं ना, सिंपल है, आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है और जो स्टेटमेंट है। अब यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कीम ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। स्कीम प्रपोज्ड बाय, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आता है, वॉटसन एंड क्रिक। तो स्कीम तो किसने बता दी थी, वॉटसन क्रिक ने। उन्होंने बोला कि ऐसा होता होगा भाई, स्कीम बता दी उन्होंने, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव उन्होंने नहीं किया था। वो किया था मिचेल्सन एंड स्टोल एंड ऑल्सो टेलर, वो अपन बात करेंगे। तो स्कीम ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। और उन्होंने क्या बोल दिया था बेटा, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा मैं सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं, ओके। और अभी अपने जो मैकेनिज्म में स्टडी किया है वही तो आपको बात करनी है। दो स्ट्रैंड है, क्या होगा बेटा, सेपरेट होती हैं, टेम्पलेट का काम करती हैं। ये लो, बोथ स्ट्रैंड्स सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर the synthesis of new strand। अभी तो बात की थी, दोनों टेम्पलेट सेपरेट हो गई और वो टेम्पलेट का फंक्शन कर रही है, और जो न्यू स्ट्रैंड उनके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी। मैकेनिज्म में कंप्लीट किया था अपन ने। अब आप बताओ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन वी कैन से दैट डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट वन पेरेंटल एंड वन न्यू स्ट्रैंड। After the completion of replication, ये देखो, after the completion of replication each DNA molecule consists one old or parental, one old strand and one new strand. So we can say that 50% part
is conserved in each DNA molecule. So it is the semi-conservative mode of replication. But that is only the scheme proposed by Watson and Crick. But experimentally prove इसको अपन अब करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन भी आता है. ठीक है, तो ये बात होगी आपकी मोड की. तो मैंने मोड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया. अब इंपॉर्टेंट है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द सेमी-कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. और मीजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट को आपको यहां पर स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, तो जो वो प्रूफ है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा फिर आपका ये लेक्चर. ठीक है, 10-15 मिनट का वो टॉपिक है. उसके बाद में फिर अपन सीधा रेप्लिकेशन के बाद सीधा एंट्री मारेंगे किस पे, ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन. ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, रेप्लिकेशन को कंप्लीट आपको स्टडी करना है. ये मोड भी आप एक बार स्टडी कर लेना, ताकि कल अपन बात करें तो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करवा दें, डिस्कस अच्छा हो जाए. ठीक है, ऑल द बेस्ट.